हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्लेन के विषय में चर्चा करेंगे। प्लेन को हिंदी में हम लोग समतल के नाम से जानते हैं। समतल की परिभाषा क्या होती है, उसके कुछ फार्मूलों को भी देखेंगे। उसके बाद जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम समतल के विषय में कुछ आपको बता दें कि समतल है क्या चीज़। समतल को अंग्रेजी में प्लेन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको प्लेन की डेफिनेशन बतानी है, इसको जो है समतल की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, ये मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है। सरफेस को इंग्लिश में हिंदी में पृष्ठ कहते हैं। ये आपका ऐसा मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये कोई सरफेस है, इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे ABCD। और इस सरफेस पर अगर हम कोई दो पॉइंट अगर लेते हैं, मान लीजिए ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो मिलाने पर क्या बनेगी, हमारी एक रेखा PQ बन जाएगी। अगर यह रेखा PQ उसी सरफेस पर अगर स्थित है तो उस पृष्ठ को हम प्लेन कहते हैं। उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, यानी कि समतल कहते हैं। इस बार एक बार फिर से देखिए परिभाषा, यानी कि अगर किसी पृष्ठ पर दो बिंदु P और Q हम लेते हैं और यह P और Q उसी पृष्ठ पर स्थित होती है, उसी पृष्ठ पर अगर रहती है लाइन, तो उस पृष्ठ को हम समतल के नाम से जानते हैं, यानी कि उसको हम प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सामान्य समीकरण क्या होता है प्लेन का। तो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन जो होता है, पहले फार्मूला, देखिए फार्मूला वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला फार्मूला, अब हम प्लेन की परिभाषा, हमने प्लेन की डेफिनेशन में बता दिया। अब उसके बाद हम बताया जाएंगे प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि समतल का व्यापक समीकरण, यानी समतल का व्यापक समीकरण। तो समतल का व्यापक समीकरण, तो समतल का व्यापक समीकरण बताने के लिए अब देखिए हमने यहाँ पे पहला फॉर्मूला बताना है। तो समतल का व्यापक समीकरण जो होता है वो आपका ax + by + cz + d = 0। ये हमारा समतल का व्यापक समीकरण कहा जाता है। ये प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है जहाँ पे A B C D, यानी A, B, C, D, ये सभी चारों के चारों को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इन चारों को कांस्टेंट कहा जाता है। ये चारों क्या है, कांस्टेंट है। A B C D ये चारों कांस्टेंट है। लेकिन इसमें से A B C को, A B यानी A को और इसको, यानी B को और C को उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो भी कहा जाता है। तो ये ABC जो है प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा। आइए इसको फिगर द्वारा से समझते हैं। अगर आप फिगर से इसको दिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस समय बताया कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, हमारे पास जो प्लेन है ABC, और अगर इस प्लेन पर अगर हम कोई लंब रेखा खींच दें, मान लीजिए कोई लंब खींच दिए, इसका नाम दे दीजिए P और Q। तो ये हमारा लंब है। इस प्लेन पर क्या है, ये π/2 का एंगल बनाएगा तो लंब कहा जाएगा। ये परपेंडिकुलर है। तो इसी परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी ये प्लेन का नॉर्मल कहा जाएगा, यानी प्लेन का अभिलंब कहा जाएगा। यानी कि कोई रेखा अगर प्लेन पर लंब है तो उस लंब रेखा को प्लेन का हम अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया। अब हमने प्लेन में इक्वेशन बताया था पीछे की ax + by + cz + d = 0। तो हमने बताया कि ये A, B और C, तो ये जो A, B, C है, यानी A, B, C, A, B, C, तो A, B, C को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQ। और लाइन PQ क्या है, लाइन PQ जो है प्लेन का नॉर्मल है। लाइन PQ क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A, B, C, यानी कि इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब हमने पहले बताया कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो अगर हम कह दिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन पर खींचा गया जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो हमारा A, B, C होगा। ये तो हमने प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर यही प्लेन अगर मूल बिंदु से होकर जाता हो, मूल बिंदु से जब प्लेन जाएगा इसका मतलब कि B बराबर हम 0 कर देंगे। तो यानी कि ax + by + cz + 0 बराबर 0। इसका मतलब कि ax + by + cz, ax + by + cz = 0। ये हमारा
प्लेन का इक्वेशन है, ये भी हमारा प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो कि हमारा मूल बिंदु से होकर जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक ऐसे प्लेन का समीकरण जो कि एक बिंदु से होकर जाता है, चलिए उसको देखते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी सिंगल पॉइंट या वन पॉइंट। चलिए मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आता रहेगा। मान लीजिए कि कोई प्लेन है, अब ये प्लेन यहाँ पे प्लेन को कोई पॉइंट ले लीजिए, तो मान लीजिए कि एक बिंदु हमने ए ले लिया, x1, y1, z1 कोई पॉइंट है। अब ये प्लेन है, तो ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन है। तो कह रहा है कि ये प्लेन अगर एक बिंदु से होकर जाता है तो उस प्लेन का समीकरण क्या होगा, यानी कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताना है जो कि एक बिंदु से होकर जाता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट हमने क्या माना, a, x1, y1, z1। तो अब चलिए, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये जो प्लेन है आपका इसी बिंदु से होकर जा रहा है, इसी बिंदु से होकर जा रहा है ये प्लेन। जब ये प्लेन इस बिंदु से होकर जा रहा है तो स्वाभाविक है कि यह प्लेन जो है उस बिंदु को संतुष्ट करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर हम x की जगह पर हम x1 रखते हैं, y की जगह पर y1 कर देंगे और z की जगह पर z1 कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब प्लस d इक्वल टू 0। तो ये जो है ये प्लेन का इक्वेशन ये बन गया, यानी कि एक प्लेन तो आपका ये हो गया और एक प्लेन आपका ये प्लेन तब का है कि जब यह बिंदु जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दोनों प्लेन की इक्वेशन को अगर हम घटा देंगे तो घटाइए क्या, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, घटाने में चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा ए को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, अब x क्या हो जाएगा, x माइनस x1, यहाँ पे b को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे b है, यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा y माइनस y1, उसके बाद प्लस c z माइनस z1 और d माइनस है, यहाँ d प्लस है, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। तो ये जो मिल गया आपका ये प्लेन का इक्वेशन है। ये ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो कि एक बिंदु से होकर जाता है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी वन पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी थ्री पॉइंट, जब वो तीन बिंदु से होकर जाता है तब ऐसे प्लेन का समीकरण क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। यानी कि तीन बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण, उसको देख लेते हैं। तो तीन बिंदु की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि हमारे पास तीन बिंदु में यहाँ पे स्पेस में ले लेते हैं। एक बिंदु ए ले लिए, एक बिंदु ए ले लिए, इसका क्वाड्रेंट ले लिया जाए, एक x1, y1, z1। एक बिंदु यहाँ पे बी ले लीजिए, x2, y2, z2। एक बिंदु सी ले लीजिए, x3, y3, z3। ये तीनों बिंदु को मिला दीजिए, इस प्रकार मिला दीजिए। तो ये जो ए बी सी बना ये क्या है, एक प्रकार का प्लेन ही है। तो ये एक ऐसा प्लेन है जो तीन बिंदु से होकर जा रहा है, तो हमको इस प्लेन का समीकरण निकालना है। तो पहली चीज तो हमको आप जानते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाला जो प्लेन का समीकरण अभी हमने प्रूफ किया है, क्या था हमारा, एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण क्या होता था, a x माइनस x1, फिर यहाँ पे प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण होता था। अभी भी इसको पीछे पढ़े हैं कि जब हमारा ए बिंदु का निशान जो है क्या होता था, x1, y1, z1, तो एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण ये होता है। अब हमने कहा कि अब ये दूसरे बिंदु से भी होकर जाएगा, यानी कि बी पॉइंट से भी होकर जाएगा। जब बी पॉइंट से होकर जाएगा यानी कि x2, y2, y3 से भी x2, y2, z2 बिंदु से होकर भी जाएगा, और x2 ये x3, y3, z3 इस बिंदु से भी होकर जाएगा। तो एक बिंदु से होकर जाना प्लेन का समीकरण ये है कि यह बिंदु इस पर संतुष्ट हो गया है। अब हमको इस बिंदु की बात करते हैं। तो चलिए, अगर इस बी बिंदु से भी होकर जा रहा है तो स्वाभाविक यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर x2, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो आपका ये बन गया। अब हम बात करते हैं कि अब तीसरे बिंदु से भी होकर जाएगा, तो इसी फार्मूले में इसी एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन के समीकरण में इसी बिंदु को फिर रखेंगे। ये हो जाएगा a x3 माइनस x1, फिर उसके बाद b यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन समीकरण बन गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर एक ये बन गया पहला वाला, ये दूसरा वाला बन गया, अब ये तीसरा वाला समीकरण बन गया। अब ये तो हमारा तीन बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण हो गया। लेकिन अगर हम इसी प्लेन के समीकरण को अगर हम
डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे? देख लीजिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सब में ए बी सी है, एक डिटर्मिनेंट बनाइए, ए बी सी का गुणांक लिखिए। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x माइनस x1, यहाँ क्या है का गुणांक x2 माइनस x1, यहाँ क्या है गुणांक x3 माइनस x1, यहाँ देखिए b वाले में y माइनस y1, यहाँ b का गुणांक कितना है y2 माइनस y1, और फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 है, फिर यहाँ पे z माइनस z1 है, यहाँ पे z2 माइनस z1 है, यहाँ पे z3 माइनस z1 है, इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो फार्मूला बना ये भी आपका यही चीज है, ये भी 3 बिंदु से ऊपर जाने वाले प्लेन का समीकरण है, लेकिन ये भी हमारा 3 बिंदु से ऊपर जाने वाले प्लेन का समीकरण है r, यानी अथवा। ये जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि लंब रूप में प्लेन का समीकरण क्या होगा, फिर उसके बाद अंतःखंड रूप में प्लेन का समीकरण क्या होगा। आइए इसको देखते हैं, लंब रूप में प्लेन का समीकरण क्या होगा, इसको देख लिया जाए। अभी तो फार्मूला चल रहा है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको बताया जाएगा। पहले आप फार्मूले को अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए, तब हम क्वेश्चन को हल कराएंगे। देखिए एक फार्मूला है, अब लंब रूप में प्लेन का समीकरण, लंब रूप में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है उसको हम बताने जा रहे हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन परपेंडिकुलर फॉर्म कहिए चाहे नॉर्मल फॉर्म कहिए। तो नॉर्मल अभी तो हमने बताया था कि नॉर्मल क्या होता है, तो जब नॉर्मल क्या होता है, किसी भी प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, उस प्लेन पर वह लंब रेखा जो होती है वही उसकी नॉर्मल कही जाती है। तो नॉर्मल के रूप में जो है प्लेन का समीकरण क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जो होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है Lx प्लस My प्लस Lz इज इक्वल टू P होता है, इज इक्वल टू P। ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि L क्या चीज है। तो अभी हमने बताया था कि कोई प्लेन जब होता था ABCD, कोई प्लेन हम लेते थे तो उस प्लेन पर एक लंब रेखा जो होती थी वह उसकी नॉर्मल कही जाती थी। और नॉर्मल का प्लेन का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता था। तो a, b और c, ये जो ABC होता था, a, b, c, इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता था, dr होता था, डायरेक्शन रेशियो होता था। अब ये डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के समीकरण के लिए a, b, c, इस प्लेन का, देखिए प्लेन का क्या है डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब कि प्लेन पर खींचा गया जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपका a, b, c है। अब ये L, M हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा L, ये L हो गया L, फिर उसके बाद यहाँ पे M ले लीजिए, फिर यहाँ पे M, तो L, M, ये जो होगा ये इसी प्लेन का जो है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि डिसीज है। क्या है, डिसीज, ये डिसीज कही जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन कही जाएगी। तो ये डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक्कोज्या, और ये दिक अनुपात है, ये dr का मतलब कि डायरेक्शन रेशियो को हम जो है दिक अनुपात बोलते हैं, और डिसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्कोज्या बोलते हैं। तो ये प्लेन की दिक्कोज्या कही जाएगी, LMN प्लेन की दिक्कोज्या होगी, ABC प्लेन की दिक अनुपात होगा। तो ये हमने नॉर्मल फॉर्म में बता दिया प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। अब लेकिन अब ये बात आती है कि P क्या चाहिए, P है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहने का मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे O मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट नहीं लेते हैं तो OP जो होगी, OP की जो लंबाई होगी E स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए प्लेन का इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन देखना चाहते हैं। तो चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास ये कार्टेशियन एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, ये O पॉइंट ओरिजिन। तो यहाँ पे इस प्लेन का क्या करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई ऐसा प्लेन है, ये प्लेन हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये मान लीजिए कि A है, ये B है, ये C है। तो अगर ये x एक्सिस पर a दूरी पर ये इंटरसेप्ट करने का मतलब काट रही है, और y एक्सिस को मान लीजिए कि ये b दूरी पर काट रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी हो जाएगी a, और z एक्सिस पर जो है c दूरी काट रही है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म कही जाती है।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है। एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं, उसको भी देख लिया जाए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में फार्मूला होता है प्लेन का। अब हम बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्लेन आपके पास ये कोई दिया गया, ये कोई प्लेन हमने आपको पहले से प्लेन कोई दे दिया, अब कह रहे हैं इसके समांतर एक प्लेन और बनाओ, इसके समांतर हमने एक प्लेन ए ले लिया, तो अब कह रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा। अब ये दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एक प्लेन आपका ये है, एक P1 कोई प्लेन है, दूसरा प्लेन P2, तो कह रहा है कि P1 यानी कि जो प्लेन P1 है वो पैरेलल है प्लेन P2 के, P1 प्लेन इज पैरेलल टू P2, तो इसका मतलब इसका समीकरण क्या होगा, इस वाले प्लेन का समीकरण क्या होगा, इस वाले प्लेन का समीकरण क्या चीज होगा। तो हमको इस प्लेन का समीकरण मालूम है, इसका प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, अभी बताया है कि इस प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए कि ax + by + cz + d = 0, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। अब कह रहा है कि इस प्लेन का समीकरण बताइए जो कि इसके समांतर है ना, यानी कि पैरेलल है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सारे कोएफिशिएंट x y z के वही रहेंगे, x y z भी वही रहेगा, लेकिन जो ये कांस्टेंट ये बदल जाएगा क्योंकि ये दूरी जो है आपकी चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ax + by + cz और यहाँ पे प्लस k मान लीजिए इक्वल टू 0, तो ये जो बनेगा ये प्लेन का इक्वेशन ये आपका समांतर है, यानी कि इस दिए गए प्लेन की ये समांतर है, इसका मतलब कि समांतर प्लेन का समीकरण आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दो समतलों के बीच का अगर हम एंगल निकालना चाहें, उनके बीच कितना कोण बन गया, तो उसको देखिए कैसे करते हैं। ये तो प्लेन का हो गया। अब आगे देखते हैं कि दो प्लेन के बीच का हमको कोण निकालना है। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन है, एक प्लेन हमारे पास ऐसे मान लीजिए ये प्लेन है, एक दूसरा प्लेन मान लीजिए ये प्लेन है, तो हमारे पास ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, ये दो प्लेन, एक प्लेन ये। तो अगर इस प्लेन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस प्लेन पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये हो गया, नीचे देखिए ध्यान से, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया, तो इनके बीच में जो एंगल बना इसी को हमको फाइंड करना है, इसी को डिटरमाइन करना है। तो यानी कि ये पहले वाले प्लेन के लिए मान लीजिए पहला प्लेन हो गया, ये मान लो दूसरा प्लेन हो गया, इस प्लेन का नॉर्मल जैसे मान लीजिए n1 है, इस प्लेन का नॉर्मल मान लीजिए n2 है, तो n1 और n2 के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं प्लेन के बीच का कोण। इसी को निकालना है कि प्लेन के दो प्लेनों के बीच का कोण क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन L1x + M1y + L1z + d = 0। मान लीजिए कि ये आपका प्लेन दे दिया गया है, d = 0, d मत लीजिए क्योंकि आप इसके बराबर होता है P1, तो ये P1 हो गया। अभी हमने पढ़ा ना इसको कि Lx + My + Lz = P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम P1 ले लीजिए, D ले लीजिए, तो D लेंगे तो पहुंच जाएगा अपने जनरल टर्म पर, यहाँ पे ये P हो गया, तो यहाँ P1 मान लीजिए, ये पहले प्लेन का इक्वेशन। दूसरे प्लेन का इक्वेशन L2x + M2y + N2z = P2, ये दो प्लेन मिल गया, तो ये प्लेन ये हो गया, पहला वाला प्लेन ये मिल गया, ये दूसरा वाला प्लेन मिल गया। अब कह रहा है कि बीच का कोण निकालिए, तो cos थीटा बराबर होता है L1L2 + M1M2 + L1N2। ये जो फार्मूला बना इन दो प्लेनों के बीच के कोण का। अब इसमें एक बात बच्चों को एक बात कंफ्यूजन में आती होगी कि सर तो बोल रहे हैं कि यार कि दो प्लेनों के बीच का कोण, तो कोण ये वाला बनना चाहिए। हाँ, ये कोण नहीं, इस पर हम इसको कोण को नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इस प्लेन पर खींचा गया जो नॉर्मल है और इस प्लेन पर खींचा गया नॉर्मल, यानी कि दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है वो प्लेन के बीच का कोण होता है। ये आपका बीच का कोण बन गया। अब इसी पर दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस तो ये बनेगा, अगर क्या कहते हैं कि अगर प्लेन जो है क्या हो जाए, यानी थीटा बराबर 0 हो जाए। अगर थीटा बराबर 0 कर, यानी cos थीटा का मान अगर हम 0 कर दें, तो cos थीटा का मान 0 कर दें, या इसको इस तरीके से कहो, यानी कि केस फर्स्ट में ये दिखाइए कि मान लीजिए कि प्लेन क्या है, अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यानी कि दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा L1L2 + M1 + M1 फिर से लिख लीजिए इसको, M1M2 + N1N2 = 0। हाँ, ये हो गया, ये नॉर्मल, ये जो आपका L1L2 + M1N2 + N1N2 = 0, ये कब होगा, जब दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, जब दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। और जब दो प्लेन एक दूसरे के समांतर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, केस सेकंड की बात करते हैं।
तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये जो है समांतर के लिए आपका फार्मूला ये होता है। अब हम बात ये देखिए, ये जितना भी फार्मूला होता है ये आपका परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला है, ये आपका पैरेलल के लिए फार्मूला है। यानी कि जब यानी कि व्हेन द टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला L1 upon L2 equal to M1 upon M2 equal to N1 upon N2। When the two planes are perpendicular to each other it means that L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0। तो आपका केस फर्स्ट ये फार्मूला बन जाएगा, उसके बाद ये फार्मूला बनेगा। अब ये जितना भी फार्मूला मैंने बताया ये सब के सब डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के रूप में है। एकदम इसी फार्मूले को हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में लेंगे तो हमारा जो मैंने बताया था कि एल एम और एन जो होता था वो डायरेक्शन कोसाइन यानी डिसीज के फॉर्म में बताया गया है। और इसी को अगर हम डीआर के फॉर्म में निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो तो ए गामा बी गामा सी। तो आइए डायरेक्शन रेशियो के रूप में इस फार्मूले को देख लेते हैं। एकदम ठीक यही चीज है, कुछ भी नहीं करना है उसमें। जहाँ पे हमारा डायरेक्शन कोसाइन यूज किया गया है LN, वहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियो के कम सी यूज करेंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में जो हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो में हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस d1 इक्वल टू 0। और दूसरे वही दो प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला जो बनाए हैं ये दोनों प्लेन, हम इसको डायरेक्शन रेशियो के टर्म में बता रहे हैं। अभी जो बताया तो नॉर्मल के फॉर्म में था। अब ये हमारा पहला प्लेन हो गया। अब ये दूसरा प्लेन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन बन गया, एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया। अब हम इनके बीच का कोण निकालना चाहते हैं, जो दो प्लेनों के बीच का कोण क्या होगा, तो सेम थिंग्स वही फिगर बनेगा। तो cos थीटा इक्वल टू जो फार्मूला बनता है आपका cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो इसको लिखिए यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a1 b1 c1 का स्क्वायर, यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। और नेक्स्ट अंडर रूट एक बार फिर लगाएं, यहाँ लिखें a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला बना ये हमारा दो प्लेन के बीच के कोण को निकालने के लिए फार्मूला हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं कि अगर दो प्लेन, इसमें भी वही चीज है, अगर दोनों प्लेन समांतर हो जाए तो क्या होगा और अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर केसेस जिसके लिए किए जाए। तो मान लीजिए पहले हम केस देखते हैं, परपेंडिकुलर केस देखते हैं। परपेंडिकुलर केस के लिए क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर केस के लिए केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में है। अब केस सेकंड की बात करते हैं तो पैरेलल केस के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल केस के लिए ये हो जाएगा, ये पैरेलल केस के लिए, ये परपेंडिकुलर केस के लिए है। अब हम एक फार्मूला और देखते हैं कि किसी बिंदु से अगर हम किसी पॉइंट से अगर हम प्लेन की दूरी निकालना चाहते हैं, लंबी दूरी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट से हम प्लेन की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट हमारा P क्या है, x1, y1, z1 है। उसके बाद हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। तो हम लंब की दूरी निकालना चाहते हैं। तो लंबी दूरी को निकालने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं उस प्लेन का फार्मूला क्या होगा। तो लंबी दूरी को निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, यानी कि लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो मान लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन चलिए मान लीजिए कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 प्लस d इक्वल टू 0 ये प्लेन हो गया। तो यही मान लो ये प्लेन है और कोई पॉइंट यहाँ पे O है। तो ये क्या है, x1, y1, z1। तो इस पर ये हमको P निकालना है। तो फार्मूला ये होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P इक्वल टू, इसको रखिए आप ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 नहीं, फिर अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x यानी कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b यानी कि b स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ c यानी सॉरी z यानी कि c स्क्वायर, ये बन जाएगा। और x की जगह पर x y z किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, x1 y1 z1 से। x की जगह पे x1 y1 z1 रखेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका a x1 प्लस यहाँ पे b y1 प्लस c z1 प्लस d। ये चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए इसको हम मॉड यूज कर देंगे, मॉड साइंस। अंडर रूट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू डिटरमाइन
डिटरमाइनिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। अब हम एक बात और करते हैं कि अगर दो प्लेन अगर क्या हो जाए कि अगर दोनों प्लेन के प्रतिच्छेद रेखा से अगर कोई प्लेन पास करती है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through the line of intersection of the given two planes. The given two planes are ax1 plus ऐसे लिख लीजिए a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, ये पहला प्लेन। दूसरा प्लेन a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। दोनों प्लेन के इक्वेशन को लैम्डा करके जोड़ दीजिए, यानी कि a1x plus b1y plus c1z plus d1 ये प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z और यहाँ थोड़ा जगह नहीं आप लिख रहे हैं प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये जो है एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो कि किसी दिए गए दो प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो, तो ये प्लेन का इक्वेशन ये होता है। बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आज जो है ये हमारा जो है प्लेन से संबंधित जितने भी फार्मूले थे हमने इसको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्लेन के से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और तब तक के लिए आप इसको स्टडी करते रहिए। थैंक यू।